बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इलेक्शन के अमल को लेकर सियासी तनाव पर बात करेंगे और देखेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की सियासी मुहिम में कैसे बेहतरी आएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आर्मी चीफ की तरफ से मईशत की बेहतरी की काविशों का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशें लॉन्ग टर्म बुनियादों पर कैसे अपनाई जा सकेंगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रंप की वापसी से अमरीकी इत्तेहादी क्यों खौफजदा हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के बाद डॉलर स्मगलिंग, गैस, बिजली चोरों के साथ अब टैक्स चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मईशत की बेहतरी के लिए 2 रोज से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम मौशी अमूर पर अहम फैसला साजी की गई। दूसरी तरफ मुल्क भर में सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन का समा बन रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में पहली मर्तबा वतन वापसी का तस्करा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का फैसला अगले 10 दिन में कर लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आईन के मुताबिक 90 रोज के अंदर करवाए जाएं। हम 14 मई को भी पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थे। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागन किया जाए। नैब तरमीमी बिल का हवाला देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी। पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, केसेस पर नहीं था। अदालत और नैब का सामना करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का तस्करा करते हुए बिलावल का कहना था कि जिन्हें मुसल्लत किया गया था उन्होंने 9 मई को GHQ पर हमला किया। जो कहता था कि सबको जेलों में डालूंगा, वो आज खुद जेल में है। वही कठपुतलियां जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले की कि उनको भी हमें सबक सिखाना है। जिन्होंने ये हमला किया कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना। और उनके लिए भी एक पैगाम है, जो इस मुल्क पे कठपुतलियां मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें, आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार है कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद कर। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियां शहबाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की तरफ से जहां एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से एक जारी बयान में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाने पर जोर दिया गया। बयान में मजीद कहा गया कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन के 90 दिन में इनेकाद पर जोर दिया गया, दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी की तरफ से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियों के अमल को जरूरी करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से 2 मुख्तलिफ राय रखती है। पीपी की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर इलेक्शन में राह फरार का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। नैब तरमीम से क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून मुस्तफीद हुई थी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से सियासी मुहिम में कैसे तेजी आएगी। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे आज इस हिस्से में, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के पहले एक CEC का इजलास होता है, उसके बाद बताया जाता है कि पूरी CEC का मुतालबा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराएं। बिलावल भुट्टो का बयान आता है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं। अभी जरदारी साहब का अचानक जो आज बयान आ गया जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कह देते हैं कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ जो हैं वो आइन की ज़रूरत है। सो ये 2 मुख्तलिफ राय कैसे आप देख रहे हैं, और क्योंकि आपकी जमात तो इत्तेहादी रही है, सो मरदमशुमारी के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से माजरा क्या है? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जमात में इख्तिलाफ राय भी होता है
और मुख्तलिफ आरा के मुख्तलिफ हामी भी होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि एक राय के साथ जाया जाए, बाकी लोग उससे इख्तलाफ रखते हैं। मगर जो भी पीपल्स पार्टी के अंदर खिचड़ी पक रही थी और जो भी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात हुई, जो भी कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, आई थिंक उस सब को आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने सेटल कर दिया है और उन्होंने वो डिस्प्यूट ख़त्म कर दिया है। और मैं समझता हूं कि उनका जो आज का बयान है, क्योंकि वो लेटर इन टाइम है पिछले सारे बयानात से और वो लेटेस्ट है, तो वो इट टेक्स प्रेसिडेंस और वो तमाम डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, तमाम पिछले बयानात को उनकी नफी करता है और पार्टी पॉलिसी को स्टेट करता है। तो मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ, अच्छा, इसको वेलकम क्योंकि करता बिलावल हूँ। साहब का कल बयान आया और आज बिल्कुल मुख्तलिफ बयान जो है वो जरदारी साहब का आ गया, बट आप कहते हैं सिंस दिस इज़ द रीसेंट वन तो इसी को जो है वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आपने बात की, एक टाइम पे बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से यही तसव्वुर रखते हैं जो शायद आज बहुत सारे लोगों के तज्जिये में था बिलावल और जरदारी साहब को लेकर के कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेला जा रहा। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गुड कॉप बैड कॉप है। मैं ये जरूर समझता हूँ कि बिलावल साहब की एक अपनी राय है और कल उन्होंने खुल के उस राय का इजहार किया और हम नहीं चाहते थे कि पीडीएम की जो कोलिशन पार्टीज थी उनके दरमियान मड स्लिंगिंग हो, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें और नेम कॉलिंग करें। और कल हमने बड़े अदब से उनसे भी इल्तिजा की कि ये मुनासिब नहीं है जो ये रविश इख्तियार की गई है, इससे गुरेज करना चाहिए और जिस हद तक हो सके हमें मिलजुल के चलना चाहिए। कल इस पे कोई बात हुई है? जी, जो कल जो उन्होंने बात की उस पर हमने मीडिया के थ्रू ही एक मेरी स्टेटमेंट थी, एक शो में मैंने उनसे कहा कि ये मुनासिब नहीं है और हमें ये बिल्कुल इस तरह की तलखियां पैदा नहीं करनी चाहिए और हमें बिल्कुल मिलजुल के चलना चाहिए। और ऑब्वियसली इंतखाबी सियासत के अंदर मुखालफत होगी, हमारे उम्मीदवार भी एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, उसका वक्त आएगा, मगर फिलहाल इस माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। और आसिफ अली जरदारी साहब एक दूरअंदेश और दानिशमंद सियासतदान हैं और पूरी दुनिया उनकी दानिशमंदी की भी और दूरअंदेशी की भी कायल है। तो उन्होंने वही किया जो एक स्टेट्समैन को करना चाहिए था, उन्होंने वही किया जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन को करना चाहिए था और आज उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को जो है वो खत्म किया और अपनी पार्टी पॉलिसी बयान कर दी कि ये इलेक्शन जो है वो क्योंकि मर्दमशुमारी हो चुकी, वो हल्का बंदियों के बाद ही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि जनाब जो पहले हमारी मीटिंग हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी ने से कहीं पर भी नए हल्का बंदियों की बात नहीं की थी, इलेक्शन डिले की बात नहीं की थी। बहरहाल आपकी पार्टी के हवाले से काफ़ी कुछ डायरेक्ट तनकीद कहना चाहिए कि की है बिलावल साहब ने, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जी 14 मई के इलेक्शन से हम नहीं भागे, पीपल्स पार्टी नहीं भागी, जो लोग ये भाग रहे थे उनसे सवाल होना चाहिए जो चाहते थे कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, वो आपकी जमात के तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये तो गिला उनका तब बजा होता या ये ताना उनका तब जायज़ होता जब काबीना में इनकी डाइसेंट आई होती मर्दमशुमारी के हवाले से। और इन्होंने कहा होता कि हम ये मर्दमशुमारी के साथ नहीं हैं, ये मत कीजिए, हम इसको सैंक्शन नहीं करेंगे और हम डाइसेंटिंग नोट दे रहे हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं कैबिनेट से, फिर तो इनकी बात बजा होती। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसमें इनके वजीर आला ने सेंसस अप्रूव ना किया होता, मुराद अली शाह साहब ने, और वहां पे उन्होंने कहा होता कि मैं सेंसस के साथ नहीं हूं क्योंकि इसके बाद मर्दमशुमारी होगी और इलेक्शन डिले हो जाएगा, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को साइन करने को तैयार नहीं हूं, तब तो उनका गिला जायज़ होता, उनकी तमाम बातें जायज़ होती। और इस ताने को भी हम कहते हैं कि जी बिल्कुल उन्होंने ठीक है, हम तस्लीम करते हैं इसको। मगर जब आप पार्ट हैं उस तमाम फैसला साजी के जिसके थ्रू मर्दमशुमारी हुई है और अब हल्का बंदियां होने जा रही हैं, तो आप यकदम उससे उतर के साइड पे कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है या ये जायज़ है या ये किसी भी हद से इसको तस्लीम किया जा सकता है कि तमाम फैसले आपकी मशावरत से हुए हों, आप उन मशावरती इजलासों में भी शरीक हों, उस मशावरती हिस्से के आप बराबर के शरीक हों, और उसके बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी आपकी नुमाइंदगी हो, बल्कि ना सिर्फ वज़ीर आला की शक्ल में आपकी सीनियर वज़रा बतौर स्पेशल इन्वाइटीज उस CCI की मीटिंग में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में शरीक हों, वो सेंसस को अप्रूव करें और उसके बाद आप उससे हट के एक बयानिया ले लें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज रिकॉर्ड सीधा कर दिया। उनका जो बयान है वो पिछले स्टेप से मुताबिकत रखता है जो उन्होंने लिए थे जब वो गवर्नमेंट में थे।
बिल्कुल सही है। अब ज़रा आ जाइए नैब तरमीम के हवाले से। अब नैब तरमीम जब हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था, ये आप बता सकते हैं? क्योंकि बिलावल साहब का जो बयान है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ना कभी अदालतों से घबराई है, ना कभी नैब से डरी है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अपने काम पे बड़ा फोकस्ड थे। केसेस हमने ख़त्म नहीं किए या हमारे केसेस ख़त्म नहीं हुए, जिस जमात ने केसेस अपने ख़त्म किए उनसे पूछें। देन अगेन PMLN पे बात आ गई, आप लोगों के केसेस ख़त्म हुए। देखिए, हमारी कभी फाइलें तो नहीं ना गुमी सादिया बीवी। कभी आपने सुना है कि हमारी कोई फाइल कोर्ट के रास्ते में से कहीं इधर उधर हो गई या हमारा कोई रिकॉर्ड जल गया? मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। हमारे तो सारे केसेस जो है वो मेरिट पे डिसाइड हुए हैं और हमें मेरिट पे जो है वो रिलीफ मिला है। मेरिट के ऊपर तमाम जो एक्विटल्स हैं वो हुई हैं। कहीं नए कानून का सहारा नहीं लिया गया। एक शहबाज शरीफ साहब का केस था, गंदे नाले का केस, जो सिर्फ अमाउंट कम होने की वजह से वो ब्यूरो ने वापस किया। उसका भी मेरिट इतना है कि हाई कोर्ट उस पर बात कर चुकी है, बेल स्टेज पे बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में जाके बात कर चुकी है। वो भी मेरिट पे एक स्ट्रॉन्ग केस है, नहीं बनता। मगर देखिए, नैब तरामीम की गई थी इस मुल्क में जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, कारोबारी तबके के लिए, ताजरों के लिए, कि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है उसको रिपोज किया जाए, बिजनेस कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। और लोग जो डरते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स डरते थे फाइलों को साइन करते हुए, वो ना घबराएं, वो नैब से ना डरे कि नैब कोई विच हंट का टूल नहीं है, नैब कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा नहीं है, इसको बतौर आलाकार सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ेरे गौर रखनी चाहिए। और जरदारी साहब के आज बयान आ जाने के बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और नैब तरामीम, मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे कि बंदयाल साहब जाते जाते पुराने नैब के कानून को बहाल कर दें। अच्छा। क्योंकि उससे ना हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा, ना किसी और की। जो शख्स अटक जेल में है उसकी मुश्किलात में खासा इजाफा हो सकता है। चलें ज़रा उसी शख्स की तरफ आ जाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने आज आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बड़ी डेवलपमेंट है कि जनाब उसको भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और 184(3) के तहत उन्होंने आईनी दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। फिर सदर साहब का जो ट्वीट था इसी हवाले से, उसका भी इसमें हवाला दिया गया है। इसी को बुनियाद बना के आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, इस कानून को रद्द कर सकती है? एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ना वन स्टॉप शॉप बना लिया है। अच्छा। जब इनका दिल करता है ये वहां पे चले जाते हैं मुंह उठा के। यानी देखिए, इस मुल्क में सेशन कोर्ट्स मौजूद हैं, राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है तो उसमें हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हर मामले पे 184(3) की एप्लीकेशन डाल देना और एक 184(3) का जुम्मा बाजार लगा लेना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये कहाँ का इंसाफ है? और शाम को ये फाइल करते हैं, शाम को ही नंबर लग जाता है, अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। ये सिलसिला बंद होना पड़ेगा और कोर्ट्स को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि इनकी सारी एप्लीकेशन 184(3) की सीधा सुप्रीम कोर्ट कर जाते हैं। मैं कहने लगा था सुप्रीम कोर्ट करते हैं, आई स्टैंड करेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट करते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और छोटी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट चले जाना और उस पे एक पूरा एक नैरेटिव बना लेना। बाकी कोर्ट्स क्या खत्म हो गई हैं? क्या बाकी कोर्ट्स में आपको तवक्को नहीं है इंसाफ की? बाकी कोर्ट्स में जाते हुए आप क्यों कतराते हैं, क्यों घबराते हैं? मैं तो इस मूव को ठीक नहीं समझता। अभी तो नैब वाला भी, पहले आप जो जिक्र कर रहे थे उसमें भी जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए थे कि शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट जो है ना वो अनाउंस किया जाएगा। उसमें अब शॉर्ट और स्वीट में अब किसका फायदा और किसका नुकसान है वो पता चलेगा। पहले गुड टू सी यू से उनकी जान बड़ी मुश्किल नहीं छूटी, वो अभी भी उनके गले डाला हुआ है गुड टू सी यू। तो अब शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो उन्होंने सुनाया होगा अपने भी घर वालों को और लेकिन आपको या आपकी जमात के किसी और को उन्होंने नहीं कहा ना गुड टू सी यू। मसला सारा ये है जी, बिल्कुल यही मसला है हमें कि हमारे केस 3-3 साल पड़े रहते थे और यहाँ पे एक जिस्मानी रिमांड पे मुल्जिम तहकीकाती इदारे की तहवील में है और उसको बुला के आप कहते हैं गुड टू सी यू, आप बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आप घर चले जाइए, इनको टेलीफोन दें, इनकी घर वालों से मुलाकात कराएं, इनको बेड दें, इनको ड्रेसिंग टेबल दें। मतलब ये किस किस्म का इंसाफ है जो मतलब मुल्जिम को तमाम सहूलियात के साथ बरी करता है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो शॉर्ट एंड स्वीट इन्होंने कहा है इसमें कोई ना कोई सहूलत वो इस अटक जेल के कैदी के लिए निकालेंगे। अच्छा। और कोई ना कोई कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल ना करे मगर रूल ऑफ मदर इन लॉ जरूर प्रिवेल करे। रूल ऑफ मदर इन लॉ, राइट। जाते जाते ये भी बताइएगा, कल नवाज शरीफ साहब ने खुद से ये कह दिया है कि मैं अगले महीने जो है वो पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। सो ये कुछ डेट्स कंफर्म हो जाएंगी हमें 1-2 हफ्ते के अंदर?
देखिए मैं समझता हूँ कि डेट तो कंफर्म है 15 अक्टूबर की, कोई अच्छा, उसमें 15 रद्दोबदल confirm का है। जी बिल्कुल, उसमें कोई रद्दोबदल का इम्कान नहीं है। अच्छा। अगर हुआ भी तो हमने उस पर कानूनी तौर पे तैयारी शुरू कर दी है अक्टूबर के लिए, और हम इंशाल्लाह हमने बिल्कुल कमर कस ली है, और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे अब उनकी वापसी की तैयारियां जो हैं वो हम कर रहे हैं। So 15th October नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख है। ताला तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। गुज़श्ता 2 दिन से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के गिरने का सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर 335 रुपए पर भी नहीं मिल रहा था, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 10% से भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मगर आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात के बाद मुल्क भर में डॉलर के साथ दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से मौशी इशारे मुस्बत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रैकडाउन के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क 1% से भी कम रह चुका है, और गुज़श्ता रोज मार्केट के बंद होने पर ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपए और इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमती इदारों की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग के साथ आटे, चीनी और खाद की स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन भरपूर तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। बिजली चोरी में हुकाम की मिली भगत के खिलाफ कार्रवाइयों के आगाज के बाद इंतहाई बुरी शोहरत के हामिल 248 अफसरान को वापस हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया, जबकि मुल्क में 1900 से जायद सुपरिटेंडेंट्स और इंजीनियर्स के तबादले कर दिए गए। एनर्जी सेक्रेटरी रशीद महमूद लंगड़ियाल के तफसीली बयान के मुताबिक 40 लाख यूनिट्स बिजली चोरी के 2000 से जायद केसेस का पता चलाया जा चुका है। अब तक 16 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद किया जा चुका है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। इजलास में मुल्क की मौशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद मौशी बहाली के मंसूबे पर अमल यकीनी बनाने के इक़दाम के लिए लाहे अमल तैयार हुआ। एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोबारा मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मौशी चैलेंजेस का फिर से इआदा करते हुए अमली इक़दाम की तरफ भरपूर तवज्जो मरकूज की गई। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद एफबीआर ने हरकत में आते हुए टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला करते हुए लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत बड़े शहरों में 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। एफबीआर की लिस्ट के मुताबिक सनतकार, मिल्स मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर्स शामिल हैं, जो कि साल से कारोबार के बावजूद टैक्स नेट में शामिल ना हुए। इन अफराद का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुताबिकत नहीं रखती। एफबीआर की तरफ से इन अफराद को नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि 1 हफ्ते में दस्तावेज पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रवां हफ्ते की कानूनी कार्रवाइयों की बदौलत मौशी उमूर बेहतरी की तरफ गामजन है, मगर सवाल पैदा होता है कि मईशत की मुस्तकिल बुनियादों पर रिफॉर्म्स कैसे मुमकिन हो सकेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप कैसे कम हो सकेगा? कैपेसिटी पेमेंट्स का क्या हल निकाला जा सकता है? क्या अबूरी हुकूमत लॉन्ग टर्म मौशी प्लानिंग करने की अहलियत रखती है? प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी साहब मौजूद हैं और साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर शमाइल दाऊद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को बेहद खुश आमदीद प्रोग्राम में। अकील करीम साहब, अगर मैं आप ही से स्टार्ट करूं, ये मीटिंग्स हो रही हैं, आज दूसरा इजलास हुआ SIFC का, एपेक्स कमेटी का, और ये जो क्रैकडाउन खुसूसी तौर पे शुरू हुआ है, अफसरान की लिस्टें तैयार होना, उनको हटाया जाना, स्मगलिंग में जो मुलव्वस है, आप मुझे बताइए कि ये सारा अमल किस हद तक आपको लगता है कि मौसर साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें तो इसमें बहुत अच्छी हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप अफसरान को हटाएंगे तो अफसरान क्या है, यूरोप से लाएंगे हम, ये हमारे ही लोग हैं जिनको आपने लगाना है। तो हमें तो पता है कि पाकिस्तान में करप्शन तो हर जगह पाई जाती है, तो जितने लोगों को आपने हटाया है, अब जरूरी तो नहीं है कि वो सारे ही करप्ट होंगे, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे लोग भी हों। मैं समझता हूँ कि कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट लेके हम बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसको फोकस हम ज्यादा करें
ठीक है, क्रैकडाउन होना चाहिए, स्मगलिंग के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन ये FBR वगैरह को जब आप पावर देते हैं ना तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है, उसके रिजल्ट कम अच्छे आते हैं। फिर ये कि बिजली चोरों के खिलाफ, तो बिजली चोरों के खिलाफ जरूर आपको जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो रिकवरी है वो रिकवरी पूरी हो जाए। ठीक है। मैंने एक मिसाल हमारे पास है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जब ये प्राइवेटाइज की गई थी तो इसके 39 to 40% लाइन लॉसेस या चोरी होती थी, और अगर आज हम इनके रिजल्ट देखते हैं तो ये तकरीबन 14 और 15% पे लेके आए हैं। तो वो लाने की जो है उसको हमें एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि अगर KESC जिसको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, इसके बाद माशाल्लाह इतनी कामयाबी से उन्होंने अपने लाइन लॉसेस कम किए हैं, तो बाकियों को भी इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उनकी कामयाबी को आप एग्जाम्पल बनाएं और बाकी लोगों को भी उसी तरह। ठीक है, एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ऑब्वियसली जब आप इन इदारों को पावर्स दे देते हैं, जैसे FBR का आपने जिक्र किया, और इस केस में हमें नज़र भी आ रहा है कि उसका फिर पावर का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर शमाइल साहब, आपसे भी यही सवाल मेरा, पहले तो बताइए ये जो इक़दामात अभी तक लिए गए, कल की मीटिंग हमने देखी है, फिर आज जो है उसमें मज़ीद इजाफा किया गया इक़दामात के अंदर, आप कितना इनको देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, और आपको लगता है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म हम लेकर चल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह अकील साहब बात कर रहे थे उन्हीं की बात को लेके चलता हूँ आगे। ये बिल्कुल बजा बात इन्होंने फरमाई कि जब आप पावर्स देते हैं तो जहाँ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें, उसके साथ साथ मिस यूज़ ऑफ पावर भी होता है। तो हमें बहुत ख्याल करना है कि जो इस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं जो अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं और अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो अननेसेसरीली जो है उनका रास्ता ना ब्लॉक करें, वरना इसका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सख्ती किए बगैर लोग जो हैं वो चूँकि बहुत अरसे का लोगों को छोड़ा हुआ है और उनको अकाउंट नहीं किया, उसी के नतीजे में आपने देखा कि स्मगलिंग के सबसे बड़ा तो अभी हमारा इशू ही फॉरेन करेंसी का था, US डॉलर का, करेंसी से लेके और तमाम अशिया जिनकी शॉर्टेज है, और फिर फूड इन्फ्लेशन के ऊपर जो लोगों पे असर पड़ रहा है, फिर पेट्रोल जो स्मगल हो रहा है, ऑयल जो स्मगल हो रहा है, ये तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो मैं तो इसको इस हद तक भी कहूँगा कि ये स्मगलिंग नहीं है, ये एक्चुअली टेररिज्म है मुल्क के ख़िलाफ़। और इसके ख़िलाफ़ जो कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, 1977 का एंटी स्मगलिंग लॉज मौजूद हैं और इतने सख्त मौजूद हैं कि उसके अंदर किसी को डिटेन किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी जो उस प्रोसीड जो उसने उस स्मगलिंग से बनाए हैं वो फॉरफिट की जा सकती है, यानी उसको कम्प्लीटली कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को भी। तो ये जब लॉज को कभी स्टेट ने इस्तेमाल नहीं किया और लोग जो हैं उसको इसको स्टेट की कह लें जो भी कह लें, जिस वजह से भी उन्होंने नहीं किया, पॉलिटिकल माइलेज हो गई या जो भी मसाइल हो गए, पॉपुलिस्ट डिसीजंस हो गई, लेकिन लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब ये जब तमाम चीज़ें शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं तो लॉन्ग टर्म इसको कन्वर्ट करना असल चैलेंज। अच्छा, उस पे बिल्कुल उस पे आते हैं, और लॉन्ग टर्म आप दोनों से ऑब्वियसली आगे जाके मैं आपकी राय मांगूंगी कि वो क्या मेजर्स हो सकते हैं। बट अकील साहब वापस इसी पर आते हैं, ये जो हम स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो खाद की स्मगलिंग है, चीनी की स्मगलिंग है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं, ऑयल स्मगलिंग है, अब ये केयर टेकर सेटअप है, ये थोड़े अरसे के लिए आया है, इसके पास मैंडेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करने का इख्तियार नहीं है। हमारे पास माजी में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं जो कि क्लेम करती रही हैं और इस चीज़ पर बहुत उनके जो है वो खुशी के शादियाने बजाए जाते रहे कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। माजी में क्यों नहीं हुआ? हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, कर सकती थी, उनको भी पता था ये बुराइयां चल रही हैं, ये शॉर्टकमिंग्स है हमारी, क्यों नहीं कर सके कंट्रोल? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि सियासी लोग होते हैं, उनको वोट लेना होता है और वो सख्त डिसीजन ले नहीं पाते। केयर टेकर उनके कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होता, ना उनको किसी के पास वोट जाना पड़ता है, तो वो डेफिनेट टफ डिसीजन ले सकते हैं। और इनको पावर इस दफा दिए गए और ये पावर के साथ आए हैं और ये हर किस्म का काम कर सकते हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में हो। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, इनको चाहिए जो डिसीजन लेने आप फौरन ले, लेकिन खुदा आप ये जो सरकारी अफसरान के पावर में इजाफा ना करें। आप कुछ अच्छे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हम दे चुके हैं,
हमारे मुल्क में अक्सर ये बात की जाती है कि टैक्स चोर, हमारे NTN नंबर बहुत कम है, टैक्स पेयर के नंबर कम है। तो आप इसी तरह, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो एनर्जी वालों ने जो अपने नंबर प्रोड्यूस किए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 38 मिलियन कंज्यूमर है। ठीक है। जब 38 मिलियन कंज्यूमर में से 45 लाख कंज्यूमर है जो सिर्फ एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, तो 45 लाख खानदान कह सकते हो या 45 लाख कंज्यूमर है जो एयर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि पाकिस्तान में जो लिविंग स्टैंडर्ड जिनका अच्छा है वो सिर्फ 45 लाख लोग हैं। और 45 लाख लोगों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो NTN नंबर आपके उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर फिर आप लोग फिगर्स दें, आप लोगों के पास तो सबके नंबर्स हैं, आपके पास तो बिल के नंबर भी हैं, आपको तो ये भी पता है कि कौन आदमी कितना खर्च कर रहा है, कौन नहीं कर रहा जी। तो ये सारी चीजें तो हमारे पास हैं। तो इसको एग्जाम्पल बना के हमें आगे चलना चाहिए। हम लोगों को हमेशा एक बात कहते हैं कि तकरीबन 25 करोड़ लोग हैं और 25 करोड़ लोगों में टैक्स पेयर के नंबर कम है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में जब मीटर लगे हुए हैं और वो 45 लाख आदमी पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 45 लाख आदमी सिर्फ आपका एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा है, और जो आदमी एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पुअर है या मिडिल क्लास है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम ये सारे नंबर्स लोगों को बताने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जब मीटिंग में बैठते हैं तो ये सारी चीजों की स्टडी नहीं करते, आंख बंद करके डिसीजन लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है, आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, आर्मी चीफ सपोर्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट का आप फायदा उठाएं और इस फायदे को इस तरह ना करें आंख बंद करके बोलो उठा के लोगों को बंद कर दें। देखिए हमारे इशू क्या है, हमारे इदारे अगर सही होते तो ये हाल कभी भी ना होता। हमें हमारे इदारे के ऊपर जो हैं कुछ न कुछ उनके अंदर खामियां हैं जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। परवेज मुशर्रफ के दौर की मैं एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कलेक्शन उस दौर में बना था, और उस दौर में क्यों बना था कि उन्होंने लोगों के पावर कट किए थे, FIA के पावर खत्म कर दिए थे, FBR के पावर कम किए थे, और ये कम करने की वजह से वो कामयाब हुए थे। अगर हम इनको बहुत ज्यादा पावर दे देंगे तो ये हमें तो उठा के बेसिक चीज चलें। एक तो आपने वो जो स्टैटिस्टिक्स के साथ बात की कि जनाब 25 करोड़ अवाम है, उसमें से सिर्फ 45 लाख लोग जो हैं वो AC इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई मीन दिस इज अ बिट सरप्राइजिंग। अभी जो हम कहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं, वो बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। मुशर्रफ दौर में बहुत लोगों को लगता था कि और बहुत कुछ हो सकता था, एंड ही कुड ओनली डू दिस क्योंकि उस तरीके से सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या हल्के की सियासत नहीं थी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो हैं उनके हवाले से भी यही बात हो रही है कि ये डिसीजंस ले सकते हैं। मुझे डॉक्टर शमाइल ये बताइए कि एक चीज़ जिस पर हम बहुत अरसे से बात करते चले आए कि आपके पास जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो ब्लीडिंग SOEs हैं, आप जाएं उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, अभी दोबारा से ये बात हो रही है। आपको लगता है कि वाकई ये सिलसिला इस हुकूमत में, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, कर हो सकेगा मुमकिन? देखें, प्रॉब्लम ही यही रही है कि 76 ईयर्स के अंदर ये तमाम मसाइल सब वाकिफ़ हैं, पिछली जितनी गुज़िश्ता हुकूमतें दहाइयों में रही हैं, लेकिन वो क्यों नहीं डिसीजंस ले सके। वो हमेशा पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि जब वो सख्त फैसला करेंगे तो लोग उसको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टर्म डेफिनेटली कम है इस गवर्नमेंट का, लेकिन ये डेफिनेटली वो चीज़ें कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। 100% करेक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन करेक्टिव मेजर्स का आगाज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये जो अभी लेने जा रहे हैं, इनको दे शुड बी बैक्ड विद, जिस तरह अकील साहब कह रहे थे, विद ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फिलबदी और इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो बैकफायर कर जाएं। दे नीड टू बी थॉट थ्रू कि इनके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे और स्टेट को किस तरह से, एक्सचेकर को कैसे जो नुकसानात हो रहे हैं वो ख़त्म हो।
जब तक हम सिस्टम्स अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें ये दोबारा से देखें, इससे पहले बहुत ज़माने गुजरे जिनमें सख्तियाँ हुई, तो स्मगलिंग भी रुकी, लोग भर गए, इधर उधर भाग गए, लेकिन वो फिर वापस आ गए ना, वो ख़त्म नहीं हुआ, और उसका नतीजा अभी हम देख रहे हैं। और इतना ज़्यादा अब नुकसान बढ़ गया है क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, चाहे फ्लड्स हों, चाहे इंटरनेशनल रिसेशन हो या प्राइसेस कमोडिटीज़ की बढ़ने हो, इसके साथ साथ ये फिर स्मगलिंग और ये तमाम चीज़ें सुपर इम्पोज करके हमें बहुत मुश्किल में डाल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको, अच्छा दूसरी बात ये कि हमारी टोटल जितना भी सिलसिला है वो अभी तक बहुत आर्केक तरीके से चल रहा है। इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है। उससे बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो सकती हैं और ह्यूमन एलिमेंट के ये जो इंटरवेंशन है वो कम हो सकती है। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जब हम रिलाय करते हैं अपनी मशीनरी पे, चूँकि मशीनरी अनफॉर्चुनेटली, यानी कि अगर कोई इस वक्त आज कैबिनेट में बैठ के फैसला करता है और वो रिलाय करता है फीडबैक लूप का जो नीचे से आ रहा है, तो उसमें जारी बात है वो एलिमेंट्स हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं, वो कभी भी उनको सही नॉलेज नहीं देंगे, वो सही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और उनको कभी भी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर जमने नहीं देंगे। नतीजतन वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको फेल कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें लैटरली देखना पड़ेगा, हमें थर्ड पार्टी से उन चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम्स तश्कील देने पड़ेंगे रैपिडली और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लास्ट कमेंट में ज़रा अकील करीम साहब से भी ले लूँ, देन विल क्लोज द सेगमेंट। ये जिस तरीके से बात हो रही है कि शॉर्ट साइटेड अब आपको नहीं होना है, अब आपको उस चीज़ से निकलना है, आपने शॉर्ट टर्म मेजर्स ले लिए हैं, लॉन्ग टर्म में उसको किस तरीके से लेकर जाना है, जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं वो कल को जाके आप खो ना दें, क्या उसके लिए होना चाहिए? मेरा ख्याल है एक अच्छी पॉलिसी बना लें। स्मगलिंग पे तो आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उससे तो एक दो वाली बात है, उसको हर सूरत में क्रैकडाउन होना चाहिए। लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करना पड़ेगा ताकि लोग जो है ना पाकिस्तान से जाने का ना सोचे। हमारे साथ ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को हमें रोकने की जरूरत है, वो भी अच्छा एग्जाम इन्होंने उठाया, इसके ऊपर काम भी अच्छा कर रहे हैं। तीसरा, वो जो काम करने जा रहे हैं, जो आपकी माइनिंग वगैरह को अट्रैक्शन दे रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, इन्होंने जगह कॉर्पोरेट फार्मिंग, लाइव स्टॉक, डेयरी, ये सारे अच्छे स्टेप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं कलेक्शन के हवाले से बात करूंगा कि कलेक्शन के हवाले से हमें बेहतरी लाने के लिए कुछ इक़दाम की जरूरत है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। रातों रात क्रैकडाउन करके आप ये चीज खत्म नहीं कर सकते, बल्कि ये होगा क्या कि जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं वो ज्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। उस तरह की पॉलिसी हम बना सकते हैं और वो पॉलिसी मैं समझता हूँ जितनी नए कैबिनेट में लोग रखे गए उनकी कैपेसिटी है और ये इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी पॉलिसी बना के इंशाअल्लाह ताला इस मसाइल पे काबू पा सकते हैं। राइट, अकील करीम डेरी साहब एंड डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। चार क्रिमिनल केसेस में फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप और बाइडेन के दरमियान नेक टू नेक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलमी रहनुमाओं का ये सोचना कि 20 जनवरी 2025 को ट्रंप दूसरी टर्म का हलफ नहीं उठा सकेंगे, उनकी खाम ख्याली होगी। बैनुल-अक़वामी मैगजीन दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल जो बाइडेन्स री इलेक्शन बिड इज इन ट्रबल में एसोसिएटेड प्रेस के पोल का हवाला देते हुए कहा गया है कि 4 में से सिर्फ एक अमरीकी, जो कि 24% बनता है, चाहता है कि बाइडेन इंतखाबात के मैदान में उतरें, जबकि 55% डेमोक्रेट्स का मानना है कि बाइडेन को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सर्वे के मुताबिक बाइडेन मॉडर्न अमरीकी तारीख के सबसे गैर मकबूल अमरीकी सदर हैं। 77% अमरीकियों का ख्याल है कि बाइडेन बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते, जबकि नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग बाइडेन से भी कम है। आज से 2.5 साल कबल कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने अमरीकी इत्तेहादियों को यकीन दिलाते हुए कहा था कि अमेरिका इज बैक, मगर इत्तेहादियों को ये नहीं मालूम था कि एक बार फिर ट्रंप की वापसी मुमकिन हो सकती है और ट्रंप सदारती इंतखाबात में फेवरेट उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अमरीकी इत्तेहादी जानते हैं कि ट्रंप को अगर दोबारा सदारत का मौका मिला तो पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल और इंतशार का बायस बनेगा। रूसी और चीनी सफारती हलके भी ट्रंप की इंतखाबी फतह के लिए पुरुमीद हैं।
मॉस्को के लिए ट्रंप की फतह का मतलब यूक्रेन की अमरीकी इमदाद में कमी होगी, जबकि चीन के मुखालिफ इत्तेहाद जिसमें अमरीका का जापान और जनूबी कोरिया के साथ इल्हाक कमजोर हो सकता है। फॉरेन अफेयर्स के कॉलम निगार डैनियल डब्ल्यू ड्रेजनर का कहना है कि ट्रंप अपने दौरे सदारत के दौरान नेटो में शामिल इत्तेहादियों को अदम ताउन को बुनियाद बनाकर खूब तनकीद का निशाना बनाने के साथ अमरीका को लूटने का इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं। ट्रंप मुतअद्दिद बार मुश्तरका मुआहदों बशमूल नेटो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएस कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट और नाफ्टा से निकलने की धमकी भी देते रहे हैं, जबकि बाइडन के दौरान इक़्तिदार गुज़श्ता 2.5 सालों में नेटो को मज़ीद मजबूत किया गया और इत्तेहाद में मज़ीद ममालिक को शामिल करने का अमल भी जारी है। रवां बरस फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिली है, जबकि स्वीडन की मेंबरशिप भी जल्द मुमकिन हो सकेगी। गुज़श्ता बरस अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के माबैन ऑकस पैक्ट सिक्योरिटी ताउन के हवाले से बहुत अहम गर्दाना जा रहा है, जबकि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को ज़ायल करने के लिए शिमाल मशरकी एशिया में गुज़श्ता माह 17 अगस्त को जापान, जनूबी कोरिया और अमरीका के माबैन कैंप डेविड में 6 मुल्की समिट को इंतहाई अहम माना जा रहा है, जबकि तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ट्रंप की मौजूदगी में इन ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस नाकाबिले तसव्वुर थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर व्हाइट हाउस आ जाते हैं तो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, दफ्तर खारजा और दिफाई इदारों की ब्यूरोक्रेसी को खूब तंग करेंगे, जिनके बारे में ट्रंप के मशहूर अल्फाज हैं, द सिक पॉलिटिकल क्लास दैट हेट्स आवर कंट्री। ट्रंप मुखालिफ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर ट्रंप 2 इम्पीचमेंट्स और 4 फर्द जुर्म से बचकर भी सदर मुंतखब हो जाते हैं तो वो बेलगाम हो जाएंगे और दूसरी सदारत के आगाज से पहली टर्म एक गार्डन पार्टी की तरह महसूस होगी। द इकोनॉमिस्ट के गुज़श्ता माह के एक और कॉलम ओनली पॉलिटिक्स नॉट द लॉ कैन स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप का तस्करा किया जाए तो उसमें वाज़े किया गया कि ट्रंप को कानून के महाज पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस एडिटोरियल में हम फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के तज्ज़ियाकारों का जिक्र कर चुके हैं और हम ये अखज़ करने में हक बजानिब हैं कि अमरीका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया के मखसूस हिस्से ट्रंप मुखालिफ बयानियां बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। पोल्स और सर्वेज बिल्कुल ही मुख्तलिफ सियासी हकीकत का एक रुख पेश करते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से दुनिया के मौशी, सिक्योरिटी और सफारती हालात यकसर बदल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।